हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया वीडियो। इस वीडियो में हम लोग जो है मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस एंड केयर प्लान जो है हम सारी चीज़ें इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन और जो भी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, कॉजेज़ वगैरह सारी चीज़ें डिस्कस की थी। इस वीडियो में हम लोग जो है मेडिकल मैनेजमेंट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कांटेक्ट करके पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो सीवीए होता है यानी कि सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, इसका जो मैनेजमेंट है अकॉर्डिंग टू देयर टाइप किया जाता है कि किस टाइप का सीवीए है। ठीक है, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि दो टाइप के सीवीए होते हैं, यानी कि सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट या फिर हम इसे जो है ब्रेन स्ट्रोक भी कहते हैं। ठीक है, जो कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक तो इसको होता है इस्कीमिक स्ट्रोक, देन सेकंड आता है हीमोरेजिक स्ट्रोक। इस्कीमिक स्ट्रोक में क्या होता है कि यहाँ पर ब्लड का क्लॉट बन जाता है, यानी कि जो हमारी आर्टरी होती है यहाँ पर ब्लड के क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसके कारण जो ब्लड है वो पास आउट नहीं हो पाता है और वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है और जो ब्रेन के पार्ट्स होते हैं उन्हें प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। ठीक है, और जो दूसरा टाइप होता है हीमोरेजिक वाला, इसमें क्या हो जाता है, जो आर्टरी है वो रप्चर हो जाती है, जिसके कारण ब्लड नहीं पहुँच पाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे जो फर्स्ट टाइप है सीवीए का, उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है सबसे फर्स्टली थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी दी जाती है पेशेंट को। थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी या फिर जो थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग होते हैं जिसे टीपीए भी कहा जाता है, वो विद इन 4 to 5 आवर्स में जो है पेशेंट को दिए जाते हैं। मतलब ये पहले ये पूछा जाता है पेशेंट के अटेंडर से कि जो पेशेंट है उसे ये सारे सिम्टम्स कब से स्टार्ट हुए, कब से उसकी बॉडी वर्क नहीं करने लगी, कब से उसकी जो बॉडी है वो पैरालाइज्ड हुई। एक तरफ से हम लोग बोल सकते हैं कि कब से उसकी बॉडी पैरालाइज्ड हुई। और उसमें इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि 4 to 5 आवर के अंदर में जो है उस पेशेंट को जो है टीपी दिया जाता है, थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी दी जाती है। ये जो है ये क्या करते हैं, जो ब्रेन में क्लॉट बना हुआ है, जैसे कि मैंने यहाँ बना हुआ यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन आ गया क्लॉट के कारण, तो ये ड्रग जाते हैं और ये क्लॉट को क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं, जिससे कि ब्लड पूरे ब्रेन में वापस से सर्कुलेट होने लग जाता है पहले की तरह। जो पेशेंट की कंडीशन हुई थी पैरालाइज्ड वाली, वो रिकवर हो जाती है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट मेडिकल मैनेजमेंट में जो है थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी दी जाती है पेशेंट को, ताकि ब्लड का फ्लो जो है वापस कंटिन्यूस होता रहे। ठीक है, उसके बाद जो है एंटी प्लेटलेट्स ड्रग दिए जाते हैं, जैसे कि एस्पिरिन। एस्पिरिन क्यों दिया जाता है? ताकि प्लेटलेट्स को आपस में स्टिक होने से रोकने के लिए। ठीक है, क्योंकि क्लॉट्स का फॉर्मेशन क्या होता है, सॉरी प्लेटलेट्स का वर्क क्या होता है कि मतलब वहाँ पे अगर कहीं पे रप्चर वगैरह हुआ है या फिर प्लेटलेट्स क्या करती है, कोएगुलेशन का काम करती है। तो एंटी प्लेटलेट्स ड्रग क्या करते हैं कि प्लेटलेट्स को एक दूसरे से चिपकने से या फिर स्टिक होने से रोक देते हैं, ताकि कोई नया क्लॉट का फॉर्मेशन ना हो जाए ब्रेन के अंदर। ठीक है, आर्टरीज में। ठीक है, उसके बाद एंटीकोगुलेंट्स दिए जाते हैं, जैसे कि हेपेरिन। और ये क्यों दिया जाता है? ताकि ब्रेन में किसी भी क्लॉट का फॉर्मेशन ना हो जाए। ठीक है, उसके बाद पेशेंट का जो बीपी है उसे कंट्रोल किया जाता है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो कॉज है, पेशेंट का एक्चुअल कॉज है, उसे ट्रीट किया जाता है, जैसे कि एरिथ्रोस्क्लेरोसिस, यानी कि पेशेंट की बॉडी में जो आर्टरीज होती है उसमें फैट अंदर चले जाता है या फैट डिपॉजिट हो जाता है, उसे रिड्यूस किया जाता है। ठीक है, और कार्डियक एम्बोलिज्म को भी कम किया जाता है, और हाई कोलेस्ट्रॉल जो लेवल बढ़ा हुआ है उसे भी रिड्यूस किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ इस्कीमिक स्ट्रोक। अब हम अगला देखेंगे हीमोरेजिक स्ट्रोक। हीमोरेजिक स्ट्रोक में क्या होता है, आर्टरी रप्चर हो जाती है, जिसके कारण वहाँ पे ब्लड का लॉस हो जाता है, और जहाँ पर ब्लड पहुँचना चाहिए था वहाँ पर प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं पहुँच पाता। ठीक है, तो इसमें क्या क्या किया जाता है? सबसे पहले तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जाता है, ताकि जो वहाँ पर रप्चर हुआ है पार्ट, उसे मतलब ये किया जा सके, वहाँ पे ब्लड का प्रेशर कम किया जा सके। ठीक है, और इसमें जो है मोस्टली सर्जरी की जाती है, क्योंकि अगर आर्टरी रप्चर हुई है इसका मतलब बहुत मेजर थिंग है, और इसके लिए सर्जरी जो है प्रिस्क्राइब की जाती है। ठीक है,
पेशेंट का एयरवे और ब्रीथिंग प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया जाता है और एंटीकोगुलेंट्स ड्रग पेशेंट को अवॉइड किए जाते हैं, क्योंकि वो वहाँ पर अगर एंटीकोगुलेंट्स हमने पेशेंट को दे दिए तो हो सकता है उसके कारण जो ब्लड है वो और ज़्यादा मतलब तेज़ी से या फिर और उसका प्रेशर और ज़्यादा बढ़ जाए और वहाँ पे ब्लड का जो लॉस है या फिर हीमोरेज है वो और ज़्यादा सीवियर इसमें हो जाए। तो जो हीमोरेजिक स्ट्रोक वाला पेशेंट है उसे कभी भी एंटीकोगुलेंट्स नहीं दिए जाते हैं। और इस्केमिक अटैक स्ट्रोक वाले पेशेंट में क्या होता है, इसको इस वाले पेशेंट को एंटीकोगुलेंट्स दिए जाते हैं ताकि वहाँ पे कोई भी क्लॉट का फॉर्मेशन ना हो सके, ठीक है। डायूरेटिक्स दिए जाते हैं ताकि जैसे कि मैनेटॉल, ताकि जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है उसे रिड्यूस किया जा सके, क्योंकि अगर आर्टरी रैप्चर हुई है इसका मतलब कि वहाँ पे फ्लूइड का अमाउंट ज़्यादा होगा, और फ्लूइड का अमाउंट ज़्यादा होगा तो उससे क्या होगा, आईसीपी बढ़ेगा, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ेगा। तो उसे रिड्यूस करने के लिए जो है डायूरेटिक्स दिए जाते हैं जैसे कि मैनेटॉल, ठीक है। अब आगे डिस्कस करेंगे हम लोग सर्जिकल मैनेजमेंट पे। सर्जिकल मैनेजमेंट में इसके लिए जो है कुछ सर्जरीज है जो प्रिस्क्राइब की जाती है, ठीक है, जिसमें सबसे फर्स्ट आती है क्रेनियोटॉमी। इसमें क्या होता है कि जो सर्जन होता है वो स्कल बोन के एक छोटे से पार्ट को कट करते हैं जिसे हम बोन फ्लैप कहते हैं। उसके बाद में उस एरिया से जो सर्जन है डायरेक्ट उस एरिया तक पहुंचते हैं जहाँ पर किसी क्लॉट का फॉर्मेशन हुआ है या फिर आर्टरी रप्चर हुई है। अगर वहाँ पे कोई बड़ा ब्लड का क्लॉट हुआ है जिसे हम हेमाटोमा कहते हैं, अगर वो बना है तो सर्जन जो है उसे वहाँ से निकाल देते हैं ताकि ब्रेन का जो प्रेशर है वो रिड्यूस हो सके और जो क्लॉट बना हुआ है वो भी जो है ख़त्म हो सके, मतलब वहाँ से रिमूव हो सके। और उसके बाद में जो डेड सेल्स हुई है वो वापस से रिकवर कर सके। कुछ कुछ केसेस में जो सेल्स है वो रिकवर नहीं कर पाती, लेकिन कुछ केसेस में जो सेल्स है वो रिकवर कर लेती है, ठीक है। Opening the skull to remove a large blood clot hematoma and reduce the pressure on the brain। ये मतलब स्कल को ओपन किया जाता है और जो साइट है मतलब जहाँ पे ब्लड का क्लॉट हुआ है वहाँ पे इससे क्लॉट को जो है रिमूव किया जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि ब्रेन को थोड़ी स्पेस मिल जाती है और प्रेशर कम होता है। जैसे कि मान लो ब्रेन में अगर कोई क्लॉट बन गया हो और वो क्लॉट को रिमूव कर दिया तो मतलब इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो भी रिड्यूस हो जाता है और सेल्स भी जो है कुछ हद तक रिकवर करने लग जाती है, ठीक है। अगर सिंपल में बताऊँ तो ब्लीडिंग से जो ब्रेन दबा हुआ है क्लॉट के कारण, वो सर्जन जो है उस प्रेशर को रिड्यूस कर देते हैं क्लॉट को बाहर निकाल कर, ठीक है। तो क्रेनियोटॉमी समझ में आ गई। अब अगली सर्जरी जो है डीकम्प्रेसिव क्रेनियोटॉमी। डीकम्प्रेसिव क्रेनियो इसमें क्या होता है, ब्रेन का एक जो बड़ा पार्ट है मतलब स्कल बोन का जो एक बड़ा पार्ट है उसे रिमूव कर दिया जाता है ताकि जहाँ पे ब्रेन में स्वेलिंग आई है, जिस एरिया में वहाँ पे जो एरिया में इन्फ्लामेशन आई है वो एरिया अंदर की तरफ ना होकर थोड़ा बाहर आ जाए, ठीक है। मतलब इसमें जो है सीवियर ब्रेन स्वेलिंग वाली जो कंडीशन होती है जैसे कि सेरेब्रल एडिमा या फिर हाई इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो होता है वो थोड़ा कंट्रोल हो सके और चीज़ों को मतलब थोड़ा कंट्रोल में लाया जा सके, ठीक है। रिमूविंग द लार्जर स्कल बोन पीस टू अलाउ द swollen brain to expand and prevent brain हर्निएशन, यानी कि ब्रेन में जो इन्फ्लेमेशन वाला पार्ट है वो थोड़ा बाहर की तरफ आ सके और प्रेशर जो है रिड्यूस किया जा सके, इसीलिए डीकम्प्रेसिव क्रेनियोटॉमी की जाती है, ठीक है। और इसके बाद में जो बोन फ्लैप जो बाहर निकाला गया था मतलब जो कट किया था उसे वापस से वहीं पर फिक्स कर दिया जाता है। इसके बाद इसमें जो है और भी सर्जरीज परफॉर्म की जाती है जैसे कि एन्यूरिज्म क्लिपिंग हो गया, इंडोवास्कुलर कॉइलिंग हो गया या फिर कैरोटिड एंड आर्टरिएक्टमी हो गया या फिर कैरोटिड आर्टरी स्टैनिंग हो गया। ये सारी जो सर्जरीज है सीवीए की कंडीशन में जो है परफॉर्म की जाती है, ठीक है। अब हम देखेंगे मैनेजमेंट ऑफ सीवीए या फिर ब्रेन स्ट्रोक ऑन द बेसिस ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, या फिर हम लोग नर्सिंग असेसमेंट उसके बाद डायग्नोसिस वगैरह सारी चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे फर्स्ट आता है इसमें नर्सिंग असेसमेंट कि इसमें नर्सेज को क्या क्या असेस करना होता है, ठीक है। तो जिसमें सबसे फर्स्ट आता है प्राइमरी असेसमेंट। प्राइमरी असेसमेंट में एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन चेक किया जाता है, ठीक है। चेक एयरवे पोटेंसी, गैग रिफ्लेक्स, कफ रिफ्लेक्स, ये सारे रिफ्लेक्स जो है इसमें चेक किए जाते हैं। साथ ही साथ रेस्पिरेटरी रेट और ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक किया जाता है। सर्कुलेशन के लिए ये पल्स, बीपी, हार्ट रिथम सारी चीज़ें जो है पेशेंट की चेक करी जाती हैं। उसके बाद न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट किया जाता है एक सीवीए वाले पेशेंट का कि उसका जो वो मतलब डेड सेल्स कितनी लेवल तक हो चुकी है, कितना उसका बॉडी का कॉन्शियसनेस है वो
प्रेजेंट है, ठीक है। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक किया जाता है किसके थ्रू, जीसीएस के थ्रू, ग्लासगो कोमा स्केल के थ्रू, ठीक है। मॉनिटर मोटर पावर, पैरालिसिस, वीकनेस वगैरह चेक की जाती है, ठीक है। प्यूपिल पिपिलरी रिएक्शन मतलब उसके जो पिपल डायलेशन है उसको चेक किया जाता है, ठीक है। उसके बाद स्पीच डिफ़िकल्टी चेक की जाती है कि बोलने में पेशेंट को दिक्कत वगैरह तो नहीं हो रही है, ठीक है। सेंसरी लॉस और सेंसरी लॉस ऑफ फेशियल ड्रॉप चेक किया जाता है, ठीक है। चेक NIH स्ट्रोक स्केल इफ़ अवेलेबल, अगर NIH स्ट्रोक स्केल अवेलेबल है यानी कि नेशनल स्ट्रोक स्केल एक टाइप की होती है जिसके थ्रू जो लेवल ऑफ स्ट्रोक है मतलब कितना बॉडी पैरालाइज्ड हुआ है वो चेक किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट। अगला पॉइंट आता है हमारा वाइटल साइन। वाइटल साइन चेक किए जाते हैं जिसमें बीपी, पल्स, टेम्परेचर, रेस्पिरेशन, O2 सैचुरेशन, ये सारी चीज़ें जो है चेक की जाती है, ठीक है। उसके बाद हम अगले पॉइंट पे आते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस पे, जिसमें मैंने 4 नर्सिंग डायग्नोसिस बनाई है, आप लोग देख सकते हो। इनफेक्टिव सेरेब्रल टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू डिक्रीज्ड ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन एविडेंस्ड बाय वीकनेस ऑन वन साइड, कन्फ्यूजन एंड अनइक्वल पीपल्स, ठीक है। अगली डायग्नोसिस है इम्पायर्ड फिजिकल मोबिलिटी रिलेटेड टू न्यूरोमस्कुलर इम्पायरमेंट एज एविडेंस्ड बाय इनएबिलिटी टू मूव लिम्ब एंड मसल वीकनेस, ओके। थर्ड नर्सिंग डायग्नोसिस है इम्पायर्ड वर्बल कम्युनिकेशन रिलेटेड टू एस्फेजिया एज एविडेंस्ड बाय इनएबिलिटी टू स्पीक क्लियरिटी और अंडरस्टैंड वर्ड्स, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आता है रिस्क फॉर एस्पायरेशन रिलेटेड टू इम्पायर्ड स्वेलिंग एज एविडेंस्ड बाय कफिंग ड्यूरिंग स्वेलविंग एंड ड्रॉलिंग, ठीक है। ये केयर प्लान आप लोग देख सकते हो। मैंने बहुत ही सिंपल और शॉर्ट में केयर प्लान बनाए हैं, आप लोगों को एक ही बार में सारे केयर प्लान जो है क्लियर हो जाएंगे। आप लोग केयर प्लान के बाद में जो है हेल्थ एजुकेशन लगाना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हेल्थ एजुकेशन, और उससे जो मार्क्स भी है वो अच्छे मिलते हैं, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ इसे मिस मत करिएगा, ओके। तो हमारा हो चुका है, इसके बाद में आप लोग हेल्थ एजुकेशन कंप्लीट कीजिएगा। और ये हो चुका है हमारा स्ट्रोक वाला या फिर CVA वाला क्वेश्चन पूरा कंप्लीट। तो मिलता है अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। अगर आपको PDF नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप लोग PDF नोट्स ले सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।